पहले आप ही के मंत्रालय से शुरू करते हैं। एक तो ये मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स को लेकर जो घोषणा हुई है, ये इससे फायदा कैसे होगा देश के टेक्सटाइल निर्माताओं को? देखिए, यूपीए सरकार में 10 वर्ष टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अनदेखी हुई। एग्रीकल्चर के बाद दूसरा ये ऐसा इंडस्ट्रियल हमारे कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी में जहां पर सबसे ज़्यादा नौकरियों की संभावना है। आपने कोविड महामारी के वक्त देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्षमता को, कैसे वो देश जो एक भी पीपीई सूट का निर्माण नहीं करता था, मात्र 2 महीने की अवधि में हम विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स बन गए पीपीई सूट्स के। प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार पहले भी टेक्सटाइल मंत्रालय के माध्यम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 6000 करोड़ का पैकेज मिला हुआ था, जो विशेषता अपैरल और मेडअप इंडस्ट्री को समर्पित था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ सके। हाल ही में इस बजट से पहले भी प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी हमने राष्ट्र को समर्पित की, जिसमें विशेषता मैन मेड फाइबर में 10,000 करोड़ के एक पूरे पैकेज की घोषणा भारत सरकार ने की। और आज 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की घोषणा हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बूस्ट है, जिसमें हम आज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और पूरी की पूरी वैल्यू चेन जो हमारी इंडस्ट्री की है विशेष रूप से, उसके समन्वय के माध्यम से हम अभिलाषी हैं कि ये 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क देश में सेटअप होंगे। इसमें राज्य के साथ समन्वय होगा, इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय होगा और आज हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसकी दृष्टि से भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो ये जो हम अभी तक समझ रहे हैं बजट को, वो ये कि दिशा इस तरह से दी गई है कि इन्वेस्टमेंट जो है सरकार की तरफ से उसको कई गुना बढ़ाया जाएगा, जिससे न सिर्फ रोजगार सृजन हो बल्कि वो निजी क्षेत्र को भी प्रभावित करे कि वो भी इन्वेस्ट करें कि जब सरकार की तरफ से इन्वेस्ट हो रहा है, और उससे फिर अर्थव्यवस्था की गाड़ी का चक्का लगे। क्षेत्र के लिए प्लग इन प्ले मॉडल, देखिए निजी क्षेत्र के लिए आज सबसे बड़ी दरकार ये थी कि प्लग इन प्ले मॉडल हो, कि अगर आज निवेशक आना चाहें तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे राज्य वहां पर लोकल सारी सुविधाओं से लेस एक स्ट्रक्चर उनको प्रदान करे। साथ ही कुछ ऐसी जगहों पर वो हो जहां पर लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम रहे। हमारे देश में टेक्सटाइल की चुनौती ये रही है कि कॉटन कहीं उगता है, धागा कहीं और बनता है, कपड़ा कहीं और ही सिलता है, और जब शिपिंग होती है उसकी वो किसी और राज्य से होती है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं साथ इन मेगा टेक्सटाइल पार्क्स में विशेष रूप से आएँ। लेकिन ये भी कहना उचित होगा कि पीएलआई की 10,000 करोड़ की जो स्कीम घोषित हुई है वो इन 7 टेक्सटाइल पार्क्स तक ही सीमित नहीं है। आज जहां जहां टेक्सटाइल के क्लस्टर्स पहले से निर्मित हो चुके हैं, पहले से चल रहे हैं, उनको भी समर्पित टेक्सटाइल मंत्रालय के अंतर्गत कई स्कीमें हैं, जिनमें से कुछ सिल्क सेक्टर से हैं, कुछ होजरी सेक्टर से हैं, कुछ कॉटन सेक्टर से हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो सेगमेंट जो अब तक अछूता था, अनदेखा था, उस सेगमेंट को समर्पित आज की घोषणाएं हैं। विशेषता जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है उसमें तो ज़्यादा बल, और इसी सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल को पहली बार बहुत एक ठोस व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसको अब तक सरकार दर सरकार सिर्फ एक सनराइज सेक्टर कहती थी। तो आज अगर हमें एक्सपोर्ट की दृष्टि से कंपेटिटिव होना है तो उसकी सबसे मुख्य धारा ये थी, उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि सबसे पहले कम से कम HSN कोड तो हो, जो आज तक देश के इतिहास में कभी था नहीं। मोदी सरकार के आने के बाद एक बाय एक जो सारे पिलर्स हैं इस पूरी व्यवस्था के, उसको इंगित करके स्थापित किया गया, और आज उसी का कल्मिनेशन है मेगा टेक्सटाइल पार्क की ये घोषणा। तो ये आपके मंत्रालय से जुड़ी हुई बात हुई, लेकिन ओवरऑल अगर बजट की बात करें, लोगों को ये उम्मीद रहती है कि हमें क्या मिला, हमें ये मिला, हमें वो मिला। वो अर्थव्यवस्था का चक्का चलेगा उसके बाद मिलेगा, ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ से लोगों तक कैसे जाएगा? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई टैक्स में तो देखिए सीधा तो कुछ नहीं मिला। आज विश्व भर की जितनी भी इकोनॉमीज हैं, कोविड महामारी की वजह से वो एक ऐसी भीषण चपेट में है जहां पर कई अर्थव्यवस्थाएं टैक्स बर्डन बढ़ा रही हैं। आज वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी विशेष उनका अभिनंदन है कि अब तक टैक्स नामी ये बर्डन
आम आदमी के सर पर नहीं थोपा गया है। ये कहना भी उचित होगा कि पिछला गया साल चुनौतियों से भरा हुआ था, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी 130 करोड़ के देश में सबसे प्रमुख जो सबकी चिंता थी वो ये कि गरीब कम से कम रात को भूखे पेट ना सोए। 8 महीने भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी चुनौती आने के बाद भारत सरकार ने 8 महीने सतत 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन दिया है ताकि भूखा कोई ना सोए। साथ ही महिलाओं के 22 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। ये भी कहना सही है कि विदेश में आज इस बात का लोहा माना गया है कि वैक्सीनेशन की दृष्टि से हिंदुस्तान एक प्रमुख भूमिका विश्व पटल पर अपनी दिखाने वाला है। उसी संदर्भ में आज वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ के आसपास वैक्सीन प्रबंधन की दृष्टि से विशेष आज सुनिश्चित किया है, जिसके लिए वो अभिनंदन की पात्र हैं। लेकिन साथ ही मुझे लगता है गए साल में हेल्थ से रिलेटेड जितनी चुनौतियां हमारे सामने थी और विशेषतः इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी हमारे सामने चुनौतियां थी, उसका आज एक बहुत बड़ा समाधान आत्मनिर्भर भारत जो स्वास्थ्य योजना है उसमें दिखाई दी। 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का आवंटन इसमें, जिसमें पोषण के लिए अलग व्यवस्था है, वैक्सीनेशन के लिए अलग व्यवस्था है, लैब्स का मायाजाल एक नेटवर्क देश भर में स्थापित करने की अलग व्यवस्था है, ब्लॉक लेवल पर स्वास्थ्य में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल्स के निर्माण से लेकर वेलनेस सेंटर के निर्माण तक पूरी भूमिका को आज वित्त मंत्री जी ने सामने रखा, ताकि एक स्वस्थ भारत ही तो आत्मनिर्भर भारत हो पाएगा। तो वो भूमिका जो आज उन्होंने रखी विशेष, उसके लिए वो अभिनंदन की पात्र हैं। और विपक्ष जो बार बार ये कह रहा है कि भाई ये तो सिर्फ चुनाव जहां होते हैं उन राज्यों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्या ये आलोचना सही है? बिल्कुल नहीं। आज वित्त मंत्री जी ने 4 करोड़ दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का ऐलान किया है, जो राष्ट्र भर में इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल्स के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, जो हर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा को समर्पित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देश भर में क्वालिटी एजुकेशन को समर्पित आज उनका बजटीय जो आवंटन है वो कोई चुनावी आवंटन नहीं है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जिस प्रकार से उन्होंने एक अहम भूमिका जो हमारे NHAI ने निभाई है या रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने निभाई है, 31 दिसंबर 2019 के आसपास घोषणा हुई थी कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की, उसमें से 200 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फलीभूत हो चुके हैं। और साथ ही आज जब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की उन्होंने बात की कि कैसे APMCs को और सशक्त करने में ये फंड काम आएगा, तो APMC तो हर राज्य की दरकार है। 16 लाख करोड़ क्रेडिट फंड, एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो हमारे देश के सभी किसानों को मिलेगा। तो ये किसान सिर्फ चुनावी राज्य तक तो सीमित नहीं है। आयुष्मान भारत का लाभ तो आज लोग गिनवाते नहीं थकते। वो लोग जो गरीबी में इस संघर्ष के साथ जूझते थे कि अगर कहीं ना दिल की बीमारी हो जाए या कोई किडनी की बीमारी हो जाए तो खर्चा कहाँ से लाएंगे, ऐसे 1.5 करोड़ लोग आज जो इस पूरी योजना का लाभ, सिर्फ एक एक्सेप्शन है बंगाल का, पा चुके हैं। आप इस आरोप को कहीं भी नहीं मढ़ पाएंगे कि ये सारी स्कीमें सिर्फ चुनावी राज्यों तक सीमित है। तो क्या आपको लगता है ये एक डिस्कनेक्ट है ग्राउंड से उन आलोचकों का जो इस बजट में वो चीज़ें नहीं देख पा रही हैं जो आप बता रही हैं? ग्राउंड से डिस्कनेक्ट है, इसीलिए तो 40 तक सिमट गए थे। और अभी आप लोगों ने आपको धारा प्रभाव बांग्ला बोलते हुए भी देखा, तो उनके लिए क्या संदेश देंगी? उनके लिए यही संदेश है कि मेरा कल का जो अनुभव है अभूतपूर्व अनुभव रहा कि देश की जनता तो ये कह ही रही थी कि अब अगर सुशासन चाहिए, विकास चाहिए तो मात्र भाजपा से ये संभव है। कल बंगाल की जनता ने इतनी भारी संख्या में आकर अमित शाह जी के उद्बोधन को सुना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को निहारा, सराहा। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में जिस प्रकार से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया, साथ ही एक विशेष कमेटी का गठन किया ताकि पूरा देश नेताजी को सलाम कर सके। मुझे लगता है बंगाल संकेत साफ दे रही है कि TMC जा रही है और भाजपा आ रही है। और इधर जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो हो रहा है, इसका समाधान?
मुझे लगता है कि हमारे कृषि मंत्री जी ने विशेष रूप से बातचीत का जो माहौल दिया, बड़े संयम का परिचय दिया, सबसे चर्चा करने का परिचय दिया, वो अपने आप में एक चर्चा का विषय होना चाहिए। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि सरकार सदैव कोई भी किसान हो, चाहे बॉर्डर तक सीमित हो या राष्ट्र के किसी भी वो प्रदेश से आता हो, अगर वो कृषि मंत्रालय के साथ किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहें तो चर्चा करने के लिए कृषि मंत्री, मंत्रालय के सभी प्रतिनिधि उपलब्ध हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बात को भी थोड़ा बहुत इस पे तवज्जो दी जाए। जैसे कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ देश के कृषि क्षेत्र में और विशेषतः जो हमारे सीमांत या फिर छोटे किसान हैं, 10 करोड़ की उनकी संख्या है, उनको समर्पित आज तक कृषि की जितनी भी योजनाएं हैं उसको कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। आज वित्त मंत्री जी ने एमएसपी की जब बार बार गणना की और बताया कैसे 2013-14 के एवज में 2019-20 अथवा 20-21 में क्या सरकार ने एमएसपी के ऑपरेशंस किए, उसमें एक छोटा सा उदाहरण आपको कॉटन का ही दे देती हूँ। 13-14 में कॉटन का एमएसपी जब हुआ तो मात्र 90 करोड़ कांग्रेस की सरकार ने खर्चा था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कॉटन के क्षेत्र में एमएसपी ऑपरेशन में जनवरी 2021 का ये आंकड़ा है कि अब तक सरकार ने 25,000 करोड़ रुपया, उससे ज़्यादा सिर्फ कॉटन के फार्मर के खाते में ट्रांसफ़र किया है एमएसपी ऑपरेशन में। आप भी जानते हैं कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में गत 2 वर्षों से 1 लाख करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो सरकार बार बार ये कह रही है कि छोटे किसान विशेषतः उसके संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ये बार बार कह रही है कि कृषक कानून, ये जो 3 कानून आए उनसे पहले जितनी भी भारत सरकार की व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें से एक भी व्यवस्था भंग नहीं हुई है। आज भी मंडियां चल रही हैं। आज हमारी वित्त मंत्री ने इनाम की दृष्टि से घोषणा की कि कैसे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का वहाँ पर ट्रांजैक्शन हमारे देश के किसानों ने किया और कैसे इनाम की व्यवस्था अब 1000 मंडियों में और बढ़ाई जाएगी। तो डिजिटली और फाइनेंशियली और कृषि विज्ञान केंद्र को हर जिले में खोलकर भारत सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर जो भी, चाहे वो एग्रीकल्चरल फंड हो, चाहे एग्री इंफ्रा फंड हो, क्रेडिट हो, इन सभी आयामों में भारतीय कृषि व्यवस्था को और भी सशक्त करने के जो प्रयास किए हैं वो अनदेखे नहीं किए जा सकते। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, क्या आप मानती हैं वो भ्रमित हैं या वो सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते या वो किसान ही नहीं है? मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई ओछी टिप्पणी करना मुझसे अपेक्षित नहीं है। मुझसे अपेक्षित यह है कि मैं फैक्ट्स आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं और फैक्ट ये है कि आज 10 करोड़ किसान सम्मान निधि का पूरा 1 लाख करोड़ अपने बैंक अकाउंट में पा चुके हैं। फैक्ट ये है कि भारत सरकार ने एमएसपी के ऑपरेशंस में एक अभूतपूर्व सफलता स्थापित की है। फैक्ट ये है कि आज एग्री इंफ्रा फंड को हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि वो विशेषतः एपीएमसीज और मंडीज को और सशक्त करने में काम आएंगी। फैक्ट ये है कि आज इरिगेशन के फंड को भी वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से उसके लिए प्रावधान किया है। फैक्ट ये है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट इस बजट में अनाउंस हुआ है 16 लाख करोड़ का, हमारे किसानों तक पहुंचेगा। और यही फैक्ट्स बताते हैं कि भारत सरकार ने देश के किसानों के सम्मान में अपनी ओर से क्या क्या योगदान दिए हैं। जहां तक बॉर्डर का सवाल है, मैं दोबारा कहती हूं कि हमारे कृषि मंत्री ने बार बार आग्रह किया है कि किसी भी चर्चा के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। कोई भी किसी भी शंका को अगर समाधान चाहता है, कोई जवाब चाहता है, निश्चित रूप से कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय के दरवाजे सदैव चर्चा के लिए खुले हैं। अंत में आखिरी सवाल श्रुति जी, अमेठी की सांसद अपने क्षेत्र में जब जाएंगी तो कोई मुश्किल सवालों का सामना करेंगी इस बजट के साथ या नहीं? मुझे लगता है अमेठी वो क्षेत्र है जिसमें 50 साल तक एक खानदान ने राज किया, सेवा नहीं की, और उसकी वजह से आज अमेठी क्षेत्र, अगर आप किसान की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा किसानों को पूरे क्षेत्र में किसान सम्मान निधि से लाभ पहुंचा, जो तब संभव नहीं था जब गांधी खानदान देश पर राज कर रही थी या फिर अमेठी में उनका सांसद था। अमेठी ने तो ऐसे ऐसे नज़ारे देखे जहां पर ना सड़क बनी थी, ना बिजली की व्यवस्था थी। आज मुझे कम से कम इस बात का गर्व है कि मोदी और योगी सरकार दोनों के समन्वय की वजह से आज मेरे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हो रहा है, हाईवे
का निर्माण हो रहा है, अमेठी बाईपास के निर्माण की बात हो रही है, रिंग रोड की बात हो रही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है अमेठी का जिसमें विकास पहुंचा ना हो, विशेषतः मोदी और योगी के राज में। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी हमसे बात करने के लिए और अपने खास अंदाज में पुरजोर तरीके से बजट के बिंदु रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।